हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। ये वेक्टर्स की थर्ड क्लास है और टॉपिक अभी हमको शुरू करना है यूनिट वेक्टर्स से। यूनिट वेक्टर्स को बच्चों वी ऑल्सो कॉल डायरेक्शन वेक्टर्स। क्यों बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर्स, अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें वेक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है जो मैंने फर्स्ट क्लास में समझाई थी कि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड है 12 किलोमीटर, तो मैंने इस वेक्टर को अगर 2 से डिवाइड किया तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा ए वेक्टर बाई 2। तो अगर इस वेक्टर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों इसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना बचेगा, 6 किलोमीटर। मतलब डायरेक्शन अनचेंज रहती है डिवाइड करने पर। अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो एक वेक्टर को तो डायरेक्शन अनचेंज रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगर मैं लिखता ए वेक्टर बाई 3 तो कितना होता, तो इसका मैग्नीट्यूड रहता 4 किलोमीटर। अगर मैं लिखता ए वेक्टर बाई 6, कौन सा वेक्टर होगा, तो तुम लिखते कि सर डायरेक्शन तो सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ 2 किलोमीटर। और अगर ऐसा करते करते मैं फिर कहता कि मैं ए वेक्टर बाई 12 कैलकुलेट कर रहा हूं, ये कौन सा वेक्टर है, तो तुम बोलते सर 12 किलोमीटर थी इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ आपने 12 से ही डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर। बच्चों ये जो वेक्टर है ये कब मिलेगा हमको, जब हम किसी भी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दें, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। जब भी 12 किलोमीटर होने की बात नहीं है, जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड। जब भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो हमको जो वेक्टर मिलेगा उसकी लेंथ हमेशा 1 यूनिट होगी। वो यूनिट किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, लेकिन हमेशा कितनी आएगी, 1 यूनिट। और ये जो एक नया वेक्टर बना ये हमेशा 1 यूनिट का होगा और ये किसकी डायरेक्शन में होगा, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इन सिंपल टर्म्स में बोलूं कि इफ वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड वी विल ऑलवेज गेट अ न्यू वेक्टर with magnitude of 1 unit and direction same as a वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वी विल गेट अ न्यू वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड डायरेक्शन सेम एज ओरिजिनल वेक्टर। लिख दूं, हमेशा ए वेक्टर नहीं होगा, ओरिजिनल वेक्टर। तो इस नए वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, चूंकि ये 1 यूनिट का होगा तो इसको बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, और चूंकि ये हमेशा ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर। समझ में आया यूनिट वेक्टर कहां से आया। तो यूनिट वेक्टर को शो करने का तरीका अलग होता है। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो वी विल राइट ए के ऊपर एक छोटा सा कैप, इसको ए कैप बोल सकते हैं। पर तुम्हें पता है कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्शन ए वेक्टर के जैसी है। क्या सबको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया? आ गया तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं तुमको। ओके बच्चों, पॉज करके नोट डाउन करना आता है सबको? ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, मैं रुकूंगा नहीं, टाइम नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लेने का। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को, किसी ऐसे समझ लो, हर वेक्टर के दो पार्ट्स होते थे, एक उसका मैग्नीट्यूड, क्या होता था, मैग्नीट्यूड, हिंदी में लिखता हूं मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते थे, इस सिंबल से, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ये क्या है, ये एक 1 यूनिट का वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इससे मैच करेगी। और इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अभी भी नहीं समझे तो एक लास्ट तरीका है मेरे पास कि एक वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर बनाना है तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक वेक्टर जो होता है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो फिर डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, तुम्हारी मर्जी, पर हाँ तुमको ये याद होना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, पॉज, नोट डाउन, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया में कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जितनी डायरेक्शन है उतने ही डायरेक्शन वेक्टर बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो या नहीं, उतने ही यूनिट वेक्टर्स चाहिए होंगे, हर डायरेक्शन का एक अपना एंगल, एक अपना वो। तो इस दुनिया में टोटल कितनी डायरेक्शन है, तो अगर तुमने सोचा कि सर 2 हैं तो तुम गलत हो, अगर तुमने सोचा कि 2 हैं तो तुम गलत हो। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक होती है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, ये जो डॉटेड लाइन है किस तरफ आ रही है, ये बोर्ड से निकल के तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है, ये बोर्ड से निकल के ऐसे घुस गई आंख के अंदर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ आती है, इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, डॉट मतलब एन एरो कमिंग टुवर्ड यू, ठीक है। तो ये जो z डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है। तो अब अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया में टोटल कितनी डायरेक्शन है, तो अगर तुम सोच रहे हो 3 डायरेक्शन है तो भी गलत हो, ठीक है। 3 डायरेक्शन नहीं है इस दुनिया में, इनफाइनाइट डायरेक्शन है। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले तो एक्स वाई जेड बनाए, अब बोल रहे हो इनफाइनाइट। भाई एक्स वाई जेड 3 बहुत पॉपुलर डायरेक्शन है, ओके, पर इस दुनिया में टोटल डायरेक्शन है इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट, तुमने कभी वो बनाया है बचपन में, सूरज, सन, और सन की रेज बनाई है, तो सिर्फ इस 2D प्लेन में तुमने कितनी डायरेक्शन बना दी सन की रेज की, देख रहे हो, बनाते रहो, हर बार नई डायरेक्शन मिलती जाएगी या नहीं। सर 2D प्लेन में ही दिख रही है कि सर अनगिनत डायरेक्शन पॉसिबल है, तो ये तो दुनिया तो 3D में है हमारी, तो 3D में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है। तो हम इनफाइनाइट डायरेक्शन में हर एक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम 3D दुनिया में रहते हैं। कैसी दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो हम 3D में 3 एक्सिस से काम चला लेंगे। कैसे चला लेंगे, हमने x डायरेक्शन में 1 यूनिट को नाम दिया है आई कैप। सर ये आई कैप क्या हुआ, आई कैप इस बच्चों 1 यूनिट in positive x direction. It's a vector जो 1 यूनिट का है और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। समझ में आई बात। y की डायरेक्शन में हमने एक दूसरा वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर j कैप। सर j कैप क्या है, इट्स 1 यूनिट इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। और k कैप हमने बनाया तीसरा, k कैप इट इज 1 यूनिट इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। क्या समझ में आया,
कि सर 3 डायरेक्शन में आपने 3 यूनिट वेक्टर बना दिए। ये के कैप एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन है? इस के कैप की एक्चुअल डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये जेड एक्सिस एक्चुअल में कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। एनीवे, हमने सारी डायरेक्शंस को कैप देने की बजाय सिर्फ 3 डायरेक्शन को एक्स, वाई और जेड को कैप लगा दिया। ठीक है, इनको एक एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दिया। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि दुनिया में बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उन्हें हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखना सीखेंगे। तो दीज आर टेक्निकली, नोट डाल के लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स। जो 3 यूनिट वेक्टर्स हर कोई जिनको सेम ही मानेगा। अगर तुम आई कैप लिखोगे तो दुनिया की हर एक किताब में आई कैप विल बी 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप विल बी 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड के कैप विल बी 1 यूनिट इन जेड डायरेक्शन। बोलते सर इसका क्या फायदा होगा? अब कल को तुम्हें एक वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर इज 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो तुम लिखोगे सर इट इज 20 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन, और फिर तुम लिखोगे 20 जे कैप। तो सर किलोमीटर कहां गया? भाई किलोमीटर यहां पे लिख दोगे ब्रैकेट, 20 जे कैप मतलब 20 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन। 1 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन, 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन कितना होता है? जे कैप। तो 20 यूनिट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 20 जे कैप। ठीक है, अगर कल को कोई बोलता है बी वेक्टर इज 50 न्यूटन फोर्स along negative x axis, 50 न्यूटन फोर्स along negative x axis, तो तुम लिखोगे इसको -50 आई कैप। बोलते सर माइनस क्यों आया? भाई x डायरेक्शन के लिए अगर आई कैप है तो इसका उल्टा जो वेक्टर होगा वो किसकी तरफ होगा? -x डायरेक्शन के लिए तो वो क्या होगा? -i कैप। अगर y डायरेक्शन में j कैप है तो नीचे जो नेगेटिव y डायरेक्शन है उसमें कौन सा होगा? -j कैप। और ऐसे ही z डायरेक्शन में अंदर की तरफ क्या होगा? -k कैप। तो अगर आपको आगे की डायरेक्शन पता है तो आपको पीछे की डायरेक्शन पता है, अगर आपको ऊपर की पता है तो नीचे की भी पता है, बाहर की पता है तो अंदर की भी पता है। तो इनकी मदद से हम वेक्टर्स को इंग्लिश की जगह मैथ्स में लिखना सीखेंगे। ये क्या लिख रहे हैं हम? इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे हैं, 50 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, और उसके बाद हम कहाँ चले गए? 50 आई कैप। तो वी आर गोइंग फ्रॉम इंग्लिश टू मैथ्स। तो यूनिट वेक्टर्स आर नीडेड टू राइट वेक्टर्स इन मैथ्स। वेक्टर्स को इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे। फटाफट इसको नोट डाउन करो, इस पर आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है तुमको। ठीक है, जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है उनको पता है कि एंड में मैंने बात की थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी, बोला था नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज पूरी बात दोबारा बताऊंगा। पूरी बात से मेरा मतलब है कि व्हाट इज रिजोल्व, बेटर वर्ड विल बी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो वही बात दोबारा से रिपीट करूंगा आज मैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर इज 100 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो तुम बोलोगे सर ये तो हमें बनाना आता है, हमने पहली क्लास में ही सीख लिया था कि ग्राफ पेपर पे हम किसी भी वेक्टर को शो कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम ग्राफ पेपर पे सर ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, एक्स वाई, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री पर हमने बना दिया सर, ये बना दिया फटाफट ए वेक्टर एट 60 डिग्री।
ओके, अब मैं बोलूंगा कि एक बात बताओ, अगर ये ए वेक्टर है तो क्या ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा? तो तुम बोलोगे सर यस, बोल तो सकते हैं, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, इसको मैं पी वेक्टर बोल दूं और इसको क्यू वेक्टर बोल दूं, तो टेक्निकली द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्रायंगल इज द रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं आंसर देने की बजाय एक और वेक्टर लिखूंगा, ए वेक्टर, मतलब उसी को दोबारा लिखूंगा, बोलूंगा क्या ए वेक्टर कैन बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? तो तुम बोलोगे सर इसको एम वेक्टर बोल सकते हैं, इसको एन वेक्टर बोल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्रायंगल इज देयर रिजल्टेंट। तो फिर से सर ए वेक्टर को हम एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर बोल तो सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अगर इससे कंफ्यूज मत होना बच्चों, 10 को आप 9+1 बोलो तब भी करेक्ट है, और 8+2 बोलो तब भी करेक्ट है, और 5+5 बोलो तब भी करेक्ट है। तो किसी चीज को हम मल्टीपल चीजों के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने। लेकिन हम जब इस ए वेक्टर को किसी भी दो वेक्टर्स के समेशन में लिख सकते हैं, तो हम वो दो वेक्टर्स ऐसे रैंडम चूज नहीं करेंगे, हम होशियारी लगाएंगे। हम पहला वेक्टर चूज करेंगे एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा वेक्टर चूज करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। सर इससे क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। इसको बोलेंगे ए एक्स वेक्टर और इसको बोलेंगे ए वाई वेक्टर। अगर ए वेक्टर को हम किसी भी दो वेक्टर के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो दो वेक्टर मैं होशियारी से चूज करना चाह रहा हूं। सर ऐसी क्या होशियारी लगा रहे हो? समझाते हैं, धैर्य रखो। ए वेक्टर इज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये चीज सबको समझ में आ रही है कि ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्रायंगल इज देयर रिजल्टेंट। तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्रायंगल कौन है? खुद ए वेक्टर इज द वेक्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रायंगल। तो ए वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। अब दूसरी चीज बहुत काम की है, बहुत जरूरी है। अगर इस ए वेक्टर की लेंथ मुझे गिवन है कितनी? 100 किलोमीटर। मैं थोड़ा क्लीन डायग्राम बना दूं। अगर ए वेक्टर की लेंथ गिवन है 100 किलोमीटर और एंगल है 60 डिग्री, और ये एक्स के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री। तो बच्चों क्या आप सभी को परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है मैंने? अगर हाइपोटेनस पता है तो बेस की वैल्यू होती है h इंटू कॉस थीटा। 100 cos 60 बच्चों, 100 cos 60 होगा 100 इंटू 1/2। तो बेस की वैल्यू आई 50 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 किलोमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 100 साइन थीटा। तो 100 इंटू √3/2, तो ये कितना आया? 50√3 किलोमीटर। ध्यान से सुने मेरी बातों को। बेस जो है उसकी लेंथ आई है 50 किलोमीटर और परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ आई है 50√3 किलोमीटर। तो क्या सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, क्या मैं ए एक्स वेक्टर को बोल सकता हूं 50 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, और ए वाई वेक्टर को बोल सकता हूं 50√3 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन? तो आई होप तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। और अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि अभी क्या बताया था कि एक्स में एक यूनिट को क्या बोलते हैं? आई कैप, और वाई में एक यूनिट को क्या बोलते हैं? जे कैप। तो ए वेक्टर को इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट कर दिए। कुछ समझ में आया? कितना बड़ा काम किया हम लोग अब से वेक्टर्स को ऐसे नहीं लिखेंगे। अब से तुम हर वेक्टर को ऐसे लिखना सीखोगे, क्योंकि जब तुम वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना सीखोगे, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं?
यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हुए लिख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में वेक्टर्स को लिखना सीखना है। पहले वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और फिर कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इसको फटाफट नोट डाउन करो, इस पे बहुत मेहनत करनी है हमको आज। ओके बच्चों, पॉज करके आपने फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। अगर आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, होपफुली आप स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट आउट निकलवा लोगे, वरना सब भूल जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, it has a magnitude of 50 kilometer and it is at an angle of 30 degree with x-axis. Okay, and now I tell you कि write b vector in unit vector form, something I cap plus something j cap. write b vector in unit vector form। तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, शुरू हो जाओ। ठीक है, इस बार मैं पॉज करके नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर तुमने ये स्टेप स्किप किया तो इट इज एज गुड एज कि अभी छोड़ दो फिजिक्स सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ दुख है, खुशियां नहीं है। ठीक है, अगर तुमने इस स्टेप को स्किप किया, अगर तुमने आज कंपोनेंट कैलकुलेट करना नहीं सीखे, या तो तुम इतने फास्ट हो कि तुमने ओवरली कर दिए, या फिर तुमने स्किप कर दिया। अगर तुमने स्किप किया तो ये चैप्टर ना हो पाएगा तुमसे और ना ये सब्जेक्ट हो पाएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्लंट बोलता हूँ इन चीज़ों में, ठीक है, कि तुमसे फिर कुछ ना हो पाएगा फिजिक्स में। तो ये स्टेप स्किप मत करना, ठीक है। ठीक है, तीनों के कंपोनेंट निकालने हैं फटाफट। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मन ही मन इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो। ठीक है, इसकी लेंथ आएगी हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। कॉस 30 की वैल्यू चेक करो अपनी लिस्ट में, आएगी √3/2। तो इतने सारे काम सीख रहे हो ना तुम यहाँ पर कि तुम स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 50 sin 30, sin 30 की वैल्यू आएगी 1/2। और अब तुम फाइनली लिखोगे बी वेक्टर इज 25 √3 i कैप प्लस 25 j कैप। आगे कितना 25 √3 और ऊपर कितना 25। समझ में आया? सी वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, this is base and this is perpendicular, this is x component, this is y component। ये आएगा 20 cos 45 और ये आएगा 20 sin 45। sin 45 1/√2 होता है, तो 20 × 1/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10√2। ये भी 10√2 और ये भी 10√2। ये समझो कि 45 डिग्री पे सिमेट्री होती है, परपेंडिकुलर और बेस सेम आते हैं। तो ये क्या हो गया 10√2 इन x डायरेक्शन और 10√2 इन y डायरेक्शन। लास्ट वन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आएगा 30 cos 60 और ये आएगा 30 sin 60। cos 60 होता है 1/2 तो ये आएगा 15 और sin 60 होता है √3/2 तो ये आएगा 15√3। आई रियली होप तुम सबने ये स्टेप खुद से किया, किसी ने मेरा नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने स्टेप स्किप किया है तो अभी से लिख के दे सकता हूँ, सेलेक्ट नहीं होने वाला तुम। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3। तो बहुत ही सिंपल काम किया हमने, वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालना सीखा है। और पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है पूरे फिजिक्स में। ठीक है,
तो ये तीनों करे, अगर आपने खुद से करे तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है, लाइक रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है। मतलब अगर तुम क्लास में होते तो मैं एक चॉकलेट दे देता तुमको, ठीक है, तुम एक चॉकलेट डिजर्व करते हो, अपने घर वालों से मांगना, वो तुम्हें चॉकलेट ला के देंगे कल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ई वेक्टर। नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई अभी, कहानी खत्म नहीं हुई, ये समझ में आया, वेरी गुड, चॉकलेट तुम डिजर्व कर गए, अब केक के लिए ट्राई करते हैं। ये ई वेक्टर है, ये है बच्चों 20 किलोमीटर एंड इट इज एट 60 डिग्री, बट इट इज इन दिस डायरेक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब क्या करोगे, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो बच्चों, कर देते हैं बच्चे, कितने सारे बच्चे मेरी क्लास के सॉल्व करते थे खुद से। तो 60 डिग्री है इस तरफ, तो फटाफट परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बेस कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, बेस आएगा 20 cos 60, cos 60 होता है 1/2। अरे किसी बच्चे को पहले से थोड़ी याद होती है वैल्यूज, यही करते करते याद हो जाती है, ठीक है। इट्स लाइक कार चलाना सीख रहे हैं और मैंने तुम्हें बोला है जल्दी जल्दी एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच पे पैर लगाना है, जल्दी 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 जल्दी, ये करोगे तो ही तो वो याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा वो। और जो सोच रहे कि नहीं ये तो सर हम कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, उनका बात तो नहीं आएगा कभी। परपेंडिकुलर होगा 20 sin 60 और sin 60 होता है √3/2, तो ये आएगा 10√3। तो अब जब आप ई वेक्टर लिखोगे, अगर आपने 10i प्लस 10√3j लिखा तो एक गलती हो गई आपसे, और वो गलती क्या है कि x कंपोनेंट इस बार किधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन, जबकि y कंपोनेंट अभी भी किधर है, पॉजिटिव में। तो x कंपोनेंट को इस बार -10i लिखना था और y कंपोनेंट अभी भी 10√3j है। इस वेक्टर को सही जितने लोगों ने खुद से लिखा, रियली 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 डिजर्व अ केक, ठीक है। तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स फॉर अ केक। ये सब लिख लिए होंगे, खुद से ही करवा रहा हूं मैं तब से, ठीक है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड यू डिजर्व अ केक। और अब आपको एक लास्ट एग्जाम्पल इस पे करना है बिफोर वी फिनिश द क्लास। सर लास्ट एग्जाम्पल है तो ऐसा देना कि जल्दी ना हो जाए, ये मेरी सोच है। दिस टाइम वी आर बैक टू ए वेक्टर नाउ। ये है 45 डिग्री पर, इसका मैग्नीट्यूड है 10√2 किलोमीटर, ठीक है। तो लास्ट है तो थोड़ा तो टफ देना बनता ही है। ये है b किलोमीटर, ये है 10√3 किलोमीटर b वेक्टर, और इसका एंगल है इसका एंगल है 30 डिग्री। b वेक्टर इज 10√3 किलोमीटर, ठीक है, और इसका एंगल है 30 डिग्री। और c वेक्टर इज 5√3 किलोमीटर, ठीक है। तो थोड़ा छोटा बना दूंगा, सॉरी बच्चों, थोड़ा सोच के वैल्यूज लिख रहा हूँ। और इसका एंगल है 60 डिग्री। जो इस लेवल तक वीडियो देख चुका है वो आई थिंक मैं कितना भी रुकूं भागेगा नहीं, ठीक है। वो इतना पेशेंस आ चुका होगा उसको कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डी वेक्टर है फिर से 45 डिग्री पर, और इसका मैग्नीट्यूड है 5√2 किलोमीटर। तो मैंने 4 वेक्टर्स बनाए हैं, चारों के अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। और आपको चारों की यूनिट वेक्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। चारों की यूनिट वेक्टर फॉर्म लिखनी है, कितना भी टाइम लगे आराम से कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं एंड आई होप आप जब भी अनपॉज करोगे वीडियो को और देखोगे आपके आंसर मैच करते हैं। ए वेक्टर आएगा 10i प्लस 10j, वो 45 डिग्री पे है, उसके दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। बी वेक्टर आएगा -15i, सोच समझ के लिखना, ठीक है, सोच समझ के, प्लस 5√3j, ठीक है। सी वेक्टर आएगा
इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे बच्चों, x और y दोनों, और ये आएगा -5/2√3i -15/2j, और d वेक्टर आएगा +5i, मतलब 5i -5j। अगर आपने चारों सही कैलकुलेट किए तो बच्चों अब आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर कोई दे दे, आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप मैंने कोई गलती ना करी हो। रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने सारे सही किया है। ये 10 cos 30 होता है √3/2, तो 10√3 × √3/2 हो जाएगा। 5 3 15, नेगेटिव में होगा, ये आएगा -15 बट नेगेटिव, और ये आएगा 5√3 बट पॉजिटिव। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये। ठीक है, ये आएगा 5√3 × √3/2, तो 15/2 -15/2 j कैप लिखा है, और ये आएगा 5√3/2, ये भी ठीक है, और ये बहुत ही ठीक है। इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव लिखे, इसका x पॉजिटिव y नेगेटिव लिखा। ओके, इसके दोनों पॉजिटिव लिखे। तो आज से तुमको किसी भी वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना आता है और यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है। इस पर ही आगे हम फिर बिल्ड करेंगे फिजिक्स को, और लगभग हर चैप्टर में आपको फोर्सेस को और दूसरे वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ना होगा। इफ़ यू लर्न व्हाट आई टॉट यू टुडे, दिस विल बी अ बिग माइलस्टोन फॉर यू। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय।